हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी, जिसका कारण था कि भारत में आई फ्लू बड़ा ज़ोरों शोर से फैल रहा है। मुझे भी आई फ्लू हो गया था, जिसके कारण मेरी आंखों में दिक्कत थी, क्लास नहीं हो पा रही थी। आप लोग भी सेफ़ रहें, चश्मा वगैरह लगा कर रहें, ठंडे पानी से अपने चेहरे को 2 से 3 बार दिन में धोएं, आई फ्लू से बचें। बड़ी दिक्कत होती है, आँख बड़ी लाल हो जाती है, खलकती बहुत है। बात करते हैं ग्रह और उपग्रह में। मैं एक क्लास आपको ले चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सौर मंडल, सौर परिवार के बारे में बताया था और कैप्लर के नियम बताए थे। कैप्लर के तीनों नियम वहाँ मैंने डिस्कस किए थे। वहाँ पर कैप्लर के तृतीय नियम में थोड़ी सी गलती भी हो गई थी, जिसमें मैंने कमेंट में उसमें कहा भी था कि तृतीय नियम जो था वो आवर्तकाल की वर्ग के उसकी मेजर एक्सिस के तृतीय घात के समानुपाती होता है। वहाँ पर जो मैंने मिस्टेक करी थी, ये स्क्वायर नहीं लगाया था। तो आप लोग अपने जो क्लास देखें, तो अगर आपने नोट्स बनाए हो तो वहाँ पे ये स्क्वायर लगा लें, क्योंकि आवर्तकाल का तृतीय वो कैप्लर का तृतीय नियम कहता है किसी भी मतलब कि परिक्रमा काल जो होता है वो वर्ग के मेजर एक्सिस के तृतीय घात के समानुपाती होता है। आप यहाँ पर मैंने मेजर एक्सिस को ए लिया, कहीं कहीं किताबों में इस मेजर एक्सिस को आर से भी डिनोट किया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहे ए से डिनोट कर लीजिए, चाहे आर से डिनोट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर वर्ग का स्क्वायर कर लीजिएगा। पिछली क्लास में से गलती हो गई थी, उसको मैंने आपको बता दी तीसरे नियम में। अब बात करते हैं इसमें यहाँ पर परिक्रमा काल। परिक्रमण या आवर्तकाल या आवर्तकाल, उपग्रह का परिक्रमण काल या आवर्तकाल। परिक्रमण काल या आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो परिक्रमण काल या आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या होता है? देखो भाई, पृथ्वी हमारे पास क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह। अब ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो हमारे कहलाते हैं उपग्रह। क्या कहलाते हैं? उपग्रह। उपग्रह, ठीक। तो हमारे पास, हमने आपको बताया था, ग्रह जो होते हैं उनके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। ये उपग्रह जो होते हैं वो किसी ग्रह के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाते हैं। जब सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाते हैं तो जाहिर सी बात है, कोई ग्रह यहाँ से चक्कर लगाना शुरू हुआ और चलते चलते इस तरीके से चलता गया, लौट कर यहीं पर आया, तब उसका एक चक्कर माना जाता है। तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, किसी उपग्रह को किसी ग्रह के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में एक चक्कर लगाने में उपग्रह को जो समय लगता है, वही समय हमारा क्या कहलाता है? उपग्रह का आवर्तकाल कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, किसी ग्रह के चारों ओर किसी उपग्रह को ग्रह की वृत्ताकार कक्षाओं में एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, वही समय हमारा क्या कहलाता है? उपग्रह का आवर्तकाल कहलाता है। ये पूछते हैं तो मैंने आपको बता दिया है। इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। काल का मतलब समय होता है, तो इसका मात्रक भी क्या रहा? सेकेंड रहा, और विम्य सूत्र भी कैपिटल टी रहा। तो मैंने आपको बताया कि उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है कि किसी ग्रह के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में, ठीक, एक चक्कर लगाने में उपग्रह को जो समय लगता है, वही समय हमारा क्या कहलाता है? उपग्रह का आवर्तकाल कहलाता है। फिर कभी कभी हमसे पूछता है कि कक्षीय चाल किसे कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ हमारे पास एक ग्रह है। इस ग्रह का चारों ओर क्या होती? कक्षाएं। ये हमारे पास पृथ्वी हो गई, ये क्या है? कक्षा। अगर मान लो इस ग्रह के में एक उपग्रह, ये क्या है? उपग्रह, ठीक। ये उपग्रह किसी न किसी चाल से तो इसके चारों ओर चक्कर लगाता होगा, नहीं समझ में आई?
ग्रह जो के चारों ओर जो कक्षाएं बनी हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं बनी हैं, इसमें उपग्रह क्या होते हैं, चक्कर लगाते होते हैं। ये चक्कर किसी न किसी वेग से तो लगाते होते हैं। तो जिस वेग से उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वही चाल हमारी क्या कहलाती है, वही चाल या वही वेग हमारा क्या कहलाता है, कक्षीय चाल कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे दे सकते हैं, किसी उपग्रह का किसी ग्रह के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाते हैं या जिस चाल से चक्कर लगाते हैं, वही चाल हमारी क्या कहलाती है, उपग्रह की कक्षीय चाल कहलाती है। मैं यहां लिख देता हूं आपको, कोई या किसी लिख दें आप, किसी उपग्रह के द्वारा किसी ग्रह के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में उपग्रह जिस नियत वेग से, नियत चाल से लिख सकते हैं, नियत चाल से चक्कर लगाते हैं, इसी चाल को उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं, कक्षीय चाल कहते हैं। इसे VE से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी उपग्रह के द्वारा किसी ग्रह के चारों ओर, ठीक, किसी ग्रह के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में उपग्रह जिस नियत चाल से चक्कर लगाता है, उसी चाल को हम उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। इसे BO से, सॉरी किससे, BO से प्रदर्शित करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी BO से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसकी डायग्राम भी मैं उसको व्यंजक भी सिद्ध करके आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि अर्थ के चारों ओर उपग्रह क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये उपग्रह है हमारे पास, ये इसके चारों ओर क्या लगा रहे, चक्कर लगा रहा है। और किसी भी वृत्ताकार मार्ग पर मोशन के लिए या गतिमान होने के लिए हमें एक बल की आवश्यकता होती है। वो बल होता है हमारा अभिकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। यानी किसी भी वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए, चलने के लिए, गतिमान होने के लिए हमें एक बल की आवश्यकता होती है। वो बल होता है अभिकेंद्रीय बल। अगर ये बल ना मिले हमें, तो हम किसी भी वृत्ताकार मार्ग पर मोशन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, पृथ्वी का भी अपना कोई द्रव्यमान होगा, और जो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है, उसका भी कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक, मान लो इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं स्मॉल m, और पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं ME, और पृथ्वी की कक्षा यह है, पृथ्वी की रेडियस मान लेते हैं RE, और पृथ्वी से h ऊंचाई पर ये क्या हो रहा है, कोई उपग्रह क्या होता है, चक्कर लगा रहा है। तो आपको मैंने पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में मैंने आपको एक नियम सिखाया था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसमें मैंने बताया था दो द्रव्यमानों के बीच में एक बल लगता है, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो होता है F = G(m)(1)(m)(2) अपॉन में RE का स्क्वायर, या R का स्क्वायर लिख सकते हैं, R का स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल। इसी गुरुत्वाकर्षण बल से हमें क्या मिलता है, अभिकेंद्रीय बल मिलता है। क्या मिलता है, अभिकेंद्रीय बल मिलता है, जिसके कारण कोई भी उपग्रह किसी ग्रह की
वृत्ताकार कक्षाओं में मोशन कर सकता है। अगर ये बल ना लगे तो हमें अभिकेंद्रीय बल मिलेगा ही नहीं। जब अभिकेंद्रीय बल नहीं मिलेगा तो हम वृत्ताकार मार्ग पर मोशन नहीं कर सकते हैं। तो एक बात बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए कि कहीं भी अगर वृत्ताकार मार्ग पर हमें मोशन करना है तो हमें अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। उपग्रह को जो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है वो उसके गुरुत्वाकर्षण बल से ही प्राप्त होता है। तो देखो बेटा, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है हमारे पास mv²/r, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो Gm1m2/r² होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कंपेयर की जाए तो अगर हम उपग्रह की कक्षीय चाल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उपग्रह का जो द्रव्यमान माना है वो हमने m माना है, और उपग्रह की जो चाल मानी है, कक्षीय चाल, वो होती है vo। क्या होता है? vo। तो मैं यहाँ पे vo का स्क्वायर कर देता हूँ अपॉन में, ये हमारे पास क्या है? r, यानी ये दूरी हमारे पास जो है वो हमने r मान ली है, बराबर g m1 हमारे पास उपग्रह का द्रव्यमान, तो उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m, और पृथ्वी का द्रव्यमान जो हमारे पास वो कितना है? कैपिटल m e, अपॉन में क्या है? r²। एक r से एक r कैंसिल, इस m से ये m कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? vo का स्क्वायर इजिकल टू Gme अपॉन में r। ये me हमारे पास जो है वो हमारे पास है मास ऑफ अर्थ। r जो हमारे पास है वो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, यानी r को हम कह सकते हैं re प्लस का h, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो बेटा, स्क्वायर जब उधर जाता है तो बन जाता है अंडर रूट, यानी vo इजिकल टू अंडर रूट के अंदर Gme अपॉन में r। ये e जो है इसके बेस में लगा है, ये निकल के आया हमारे पास क्या? इसके वेलोसिटी, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का व्यंजक। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और बताया था, स्मॉल g व कैपिटल G में संबंध बताया था। g इजिकल टू Gme अपॉन में re का स्क्वायर। अगर re की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो GRE² इजिकल टू Gme। तो देखो बेटा, Gme की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ? GRE का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमें दिख रहा है vo इजिकल टू अंडर रूट Gme अपॉन में r। तो Gme की जगह क्या लगाऊंगा? GRE। तो यहाँ पे जब पुट करूंगा तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या दिख जाएगा? vo अंडर रूट के अंदर GRE का स्क्वायर बटे में कितना? r। ठीक, उसके बाद इसको और सॉल्व करना चाहें तो अंडर रूट से वही बाहर निकलता है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो या जिस पर स्क्वायर चढ़ा हो। तो re पर स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, re स्क्वायर था, एक re बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या रह गया? g अपॉन में r। ठीक, और उसके बाद इसको और सॉल्व भी कर सकता हूँ मैं। देखो बेटा, मैंने बताया ये r जो है वो किसके बराबर है? re प्लस के h के बराबर है, यानी vo इजिकल टू re अंडर रूट के अंदर g अपॉन में re प्लस का h। ठीक, अगर मैं कहूँ कि h जो है, re जो है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ बहुत 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 बड़ी है, किससे? h से, तो h की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ? लगभग 0 मान लेता हूँ। 0 है नहीं, लगभग 0 मान लेता हूँ। तो h की जगह जब मैं 0 लगाऊंगा तो vo re अंडर रूट के अंदर g अपॉन में re। अगर मैं re को अंदर भेजूँ तो स्क्वायर है तो अंदर स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर GRE इसका स्क्वायर अपॉन में re। एक re से एक re कैंसिल, तो vo इजिकल टू अंडर रूट GRE। ठीक, ये हमारा मेन फॉर्मूला निकल के आया
कक्षीय चाल का VO यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू √GRE। अगर आप G की वैल्यू 9.8 लगाएं, G की वैल्यू कितनी लगाएं 9.8 लगाएं और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर लगाएं, तो आपके पास अगर आंसर निकल के आएगा तो पृथ्वी का कक्षीय वेग जो निकल के आएगा वो लगभग निकल के आएगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का कक्षीय चाल कितनी होती है तो क्या लिखेंगे बेटा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट, तो आपका ये फॉर्मूला मेन निकल के आया VO इज इक्वल टू √GRE और कक्षीय चाल क्या निकल के आई 7.9। क्या निकल के आई 7.9। कक्षीय चाल जो निकल के आई वो क्या 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस फॉर्मूले में आप रख के पुट करके देख लें GRE। G का मान कितना होता है 9.8 और RE का मान 6400 किलोमीटर होता है। ये 6.4 गुणा 10 की घात 6, 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर में आप लगाएंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। कैलकुलेट करके देख लेना। तो आपको मैंने क्या बताया कक्षीय चाल क्या होती है। कक्षीय चाल का मैंने आपको डेरिवेशन सिद्ध करके दिखा दिया है। एक डेरिवेशन ये आया और मतलब एक सूत्र ये आया और एक सूत्र हमारे पास ये आया। मोस्टली जो सूत्र पूछा जाता है वो ये VO इज इक्वल टू √GRE। अब बात करते हैं आगे की। पुलिस कांस्टेबल की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास ये बुक आती है एक चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, जो आपकी एकदम यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर ही आधारित है। तो इस बुक को मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है। ठीक है, ये आपकी क्या है, स्टडी गाइड है। कहने का मतलब है आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और आपकी रीजनिंग है, आपकी मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर है और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है इस एग्ज़ाम के लिए, वो सभी कुछ आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और 3000 प्लस आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जो बहुत ही तैयारी आपकी जो है एक तैयारी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। तो कुछ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें दिखेगा विषय सूची या फिर सिलेबस दिखेगा, सामान्य हिंदी आपको दिखेगी, आपको जो है रीजनिंग दिखेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये बुक आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है। ठीक है, तो आप इस बुक को जो है परचेस कर सकते हैं। अच्छा, इस बुक से आपने मान लीजिए कोई टॉपिक किया, कोई चैप्टर आपने इस बुक से कंप्लीट किया, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें करना है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, चलिए दिखाता हूँ। तो यही चक्षु पब्लिकेशन की आपकी प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे कांस्टेबल के। ठीक है, इसमें 8 जो है सॉल्व पेपर मिलेंगे और आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसका भी लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इन दोनों बुक को जो है परचेस कर सकते हैं और भी बेहतर तैयारी के लिए। चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा जो है आपका पब्लिकेशन है और बहुत अच्छा दोस्तों इन्होंने नाम कर लिया है कुछ ही टाइम में। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों बुक्स के लिंक दे रखे हैं। हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं उपग्रहों की ऊर्जा की। ठीक, हमने आपको बताया था कि उपग्रह जो होते हैं ग्रह के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं, चक्कर लगाते होते हैं। जैसे हम लगा देते हैं, ये पृथ्वी हमारे पास अर्थ, इसके चारों ओर ये क्या है, एक कक्षा है जिसमें क्या हो रहा है कि एक उपग्रह क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो उपग्रह जब गतिमान होगा तो उसके पास वेग होगा, उसके गतिमान होने के कारण उसमें वेग आया। जब वेग होगा तो इस उपग्रह के पास एक ऊर्जा आई, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आई, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक, जब इसके पास भाई वृत्ताकार कक्षाओं में मोशन कर रहा है, मोशन करेगा तो वेग होगा। और किसी भी, अब जब इसके पास द्रव्यमान है और जब किसी द्रव्यमान वाली वस्तु के पास वेग आ जाता है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है, गतिज ऊर्जा संचित हो जाती है। ये उपग्रह जो है पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है और ऊंचाई के कारण जो द्रव्यमान में, किसी द्रव्यमान में ऊर्जा संचित होती है वो ऊर्जा हमारी कहलाती है स्थितिज ऊर्जा।
क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। फिर से समझो, किसी भी ग्रह के चारों ओर जब कोई उपग्रह चक्कर लगाता होता है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाती है? गतिज ऊर्जा। जब गतिज ऊर्जा आ जाती है किसके कारण? वेग के कारण। ये कौन किसके कारण आती है बेटा? वेग, क्योंकि वेग जब होगा तो द्रव्यमान में गतिज ऊर्जा आती है। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा कब आती है? जब उसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से ऊपर होगी। जब पृथ्वी तल से ऊपर होगा तो उसकी ऊंचाई के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई? स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो पिंड के अंदर किसी भी उपग्रह, जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता होता है तो उसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक तो होती है गतिज ऊर्जा जो उसके वेग के कारण होती है, एक उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा जो पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी उपग्रह की कुल ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। नहीं समझ में आई? किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा जो होती है वो कुल ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन दें उपग्रहों की ऊर्जा की तो कह सकते हैं कि किसी भी उपग्रह को ग्रह के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गतिमान होने के कारण उसके वेग के कारण गतिज ऊर्जा तथा पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा के योग को ही हम क्या करते हैं? उपग्रह की गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? उपग्रहों की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर हमारे पास क्या आ गया? के फॉर काइनेटिक एनर्जी और यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम क्या कहते हैं? उपग्रह की कुल ऊर्जा। प्रूव करके दिखा देते हैं भाई। देखो, गतिज ऊर्जा क्या होती है? एक के इजिकल टू 1/2 mv²। लेकिन यहाँ पर उपग्रह के चारों चक्कर लगाएगा तो उसके पास जो वेग होगा वो कौन सा वेग होगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी bo। क्या होगा? bo। ठीक है, समीकरण नंबर इसको क्या कह देते हैं? 1 कह देते हैं। अच्छा, vo बराबर अभी आपने पढ़ा था अंडर रूट के अंदर GME अपॉन में क्या पढ़ा था? r। ठीक, अगर बात करें कि हमें स्क्वायर चाहिए क्योंकि bo का स्क्वायर तो दोनों ओर वर्ग कर दें या फिर स्क्वायर अंडर रूट को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? vo का स्क्वायर इजिकल टू GME अपॉन में r। ये मान उठा के अगर हम लगा दें समीकरण नंबर 1 में इसकी जगह तो k बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/2 m और vo की जगह क्या लगाएंगे? m e और g को हम पहले ले लेंगे m e और g। चलो बाद में ऐसे लगा देते हैं 1/2 GME अपॉन में r। नहीं बात समझ में आई? भाई देखो, इस bo स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो m हो गया ग्रह का द्रव्यमान, उपग्रह का द्रव्यमान और m हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान। ये निकल के आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। क्या निकल के आई? काइनेटिक एनर्जी। अगर बात करें बेटा स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो U से प्रदर्शित करते हैं, वो होती है GME अपॉन में R। कितनी होती है? R। हमें चाहिए कुल ऊर्जा उपग्रह की कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा कैसे मिलेगी भाई? देखो ध्यान से देखना, कुल ऊर्जा जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? E इजिकल टू के प्लस का U। तो E ऐसे एरिया, K का मान कितना निकालना आपने? 1/2 GME अपॉन में R। फिर माइनस, ये माइनस में होती है GME अपॉन में R। कुछ कॉमन दिखा आपको? हाँ कॉमन दिख गया भाई, GME अपॉन में R कॉमन दिख गया। तो यहाँ क्या बचेगा? 1/2 -1 और GME
अपॉन में आर, ये कॉमन दिख गया। एक में से आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, एक माइनस का आधा प्लस का तो माइनस का आधा बचेगा, तो ई इज इक्वल टू -1/2 GMEm अपॉन में आर। यही हमारी क्या है, किसी पिंड की, किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा। ठीक, तो कुल ऊर्जा की बात, उपग्रह की ऊर्जा की बात करें, मैंने आपको बताया कि किसी उपग्रह जो होता है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब चक्कर लगाता है तो उसमें क्या आता है, वेग के कारण उसमें आती है गतिज ऊर्जा, और जो उपग्रह होता है वो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर होता है, ऊंचाई के कारण आ जाती है उसमें स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही हम क्या कहते हैं, उपग्रह की गतिज ऊर्जा कहते हैं, वो कुल ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं बंधन ऊर्जा, उपग्रह की बंधन ऊर्जा। अब बात करते हैं उपग्रहों की बंधन ऊर्जा की। तो उपग्रहों की बंधन ऊर्जा क्या है भाई, बंधन का मतलब ही होता है बंधे होना। ठीक, तो हमने आपको बताया कि उपग्रह जो होते हैं, ग्रह जो होते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते होते हैं। अगर किसी भी उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़ना है, तो जब अपनी कक्षा छोड़ना होगी तो जाहिर सी बात है उसको एनर्जी देना होगी। अब एनर्जी जब देगोगे तभी तो वो अपने बंधन को तोड़ेगी, तभी तो अपनी कक्षा को छोड़ेगी, क्योंकि अपनी कक्षा में जब वो चक्कर लगा रही है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी बंधन से बंधी हुई है। वो बंधन क्या है, अब केंद्रीय बल। अब हम इतनी एनर्जी किसी पिंड को या किसी उपग्रह को दे दें जिससे कि वो अपनी कक्षा को छोड़कर अन्य कक्षा में चला जाए, तो वही एनर्जी हमारी कहलाती है उपग्रह या ग्रह की बंधन ऊर्जा। फिर से समझें भाई, पृथ्वी की ये कक्षा है, ऐसे करके कक्षाएं बनी। इस कक्षा में कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है। अब इस उपग्रह को अगर हम इतनी एनर्जी दे दें कि ये इस कक्षा को छोड़कर अगली कक्षा में चला जाए, तो जितनी एनर्जी हमने इसको दूसरी कक्षा में पहुंचाने के लिए दी, वही एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो अगर आप डेफिनेशन देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी ग्रह जो कोई भी उपग्रह जो किसी ग्रह के चारों ओर अपनी कक्षा में घूम रहा है चारों ओर, उसे दी गई वह आवश्यक ऊर्जा, यानी उससे दी गई वह ज़रूरत वाली ऊर्जा जिसे पाकर वो अपनी कक्षा को छोड़कर अन्य कक्षा में चला जाता है, यही ऊर्जा हम उसकी क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। शॉर्ट शब्दों में आप ये कह सकते हैं किसी भी पिंड या उपग्रह की वह आवश्यक ऊर्जा जिसे पाकर वो अपनी कक्षा को छोड़कर अन्य कक्षा में चला जाए, यही ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है, पिंड की बंधन ऊर्जा कहलाती है। क्लियर हो गई बात समझ में आई। बात अब करते हैं इसके, अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो डेल्टा बी इजिकल टू 1/2 GMEm अपॉन में आर होता है। यही वो ऊर्जा है जिसे पाकर कोई भी पिंड अपनी कक्षा को छोड़कर अन्य कक्षा में चला जाता है, यही कहलाती बंधन ऊर्जा। भाई किसी भी बंध को तोड़ने के लिए, किसी भी बंधन को तोड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। नई बात समझ में आई भाई, आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप जहां बंधे वहीं बंधे रह सकते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही आपके पास पैसे आ गए फिर तो आप क्या करते हैं, घर की दहलीज को छोड़कर चले जाते हैं कि शॉपिंग करने कहीं चले जाएं, कहीं चले जाएं। फिर जब आपके पास जो एनर्जी मिली थी, आपके पास जो रकम की फॉर्म में थी, जब वो ख़त्म हो जाती है तब आप पुनः क्या होते हैं, अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, अपने घर की ओर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया, ये मत सोचना पैसा हमारे पास एनर्जी आ गई कि पैसा हमारे पास ऐसा एनर्जी है, यानी ऊर्जा है कि मिलते ही उड़ने लगे, उड़ नहीं सकते। हाँ, बस इतना कर सकते हैं कि जैसे ही पैसा आया गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और चल दिए लंबे टूर पर, और जाते जाते क्या बाहर बहुत अच्छे से ऐश करा, और जैसे जैसे तुम ऐश करते रहोगे तुम्हारी एनर्जी में कमी आती रहेगी, यानी पैसे में कमी आती रहेगी। फिर तुम्हें जैसे ही तुम्हारे पैसों में कमी आती रहेगी तुम्हें फिर से घर की याद आने लगेगी और घर की तरफ लौट के चले जाओगे। तो कहते नहीं है भाई, लौट के बुद्धू घर को आया। ठीक, बात करते हैं इसके पलायन वेग की। किसकी? पलायन ऊर्जा की या पलायन वेग की।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पलायन वेग या पलायन ऊर्जा, इसको कहते हैं हम एस्केप वेलोसिटी या एस्केप एनर्जी। ठीक, पलायन का मतलब ही होता है यहाँ से चले जाना। पलायन का मतलब ही होता है कि जिस जगह आप हैं वहाँ से क्या होना, उस जगह को छोड़कर चले जाना और पुनः कभी वापस नहीं आना। तो पलायन वेग का मतलब भी यही होता है कि अगर हम क्या करें, पृथ्वी तल पर किसी द्रव्यमान को इतना वेग दे दें, नहीं समझ में आई, भाई ये पृथ्वी है, कौन है, पृथ्वी, और ये पृथ्वी के तल पर कोई द्रव्यमान रखा है, ये पृथ्वी का क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। यानी यहाँ तक कि वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्या कर लेती है, खींच लेती है। जैसे मैं इस मार्कर को ऊपर की ओर फेंकूं, नीचे गिर गया ससुरा, अगर इस मार्कर को ऊपर की ओर फेंकूं तो ये कहाँ की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो पृथ्वी के ये डॉटेड वाला जो एरिया बनाया है, ये पृथ्वी का जो है ये गुरुत्वीय क्षेत्र है। यहाँ तक कि वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर लेती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पलायन की। पलायन का मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु यहाँ से चली जाए तो पुनः वापस ना आए। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर किसी द्रव्यमान को इतनी ऊर्जा दे दी जाए या इतना वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ दे, यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पार निकल जाए और पुनः कभी पृथ्वी तल पर वापस ना आए, तो वही हमारा वेग हमारा क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। या जितनी ऊर्जा दी गई है उसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ने के लिए, वही ऊर्जा हमारी कहलाती है पलायन ऊर्जा कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। फिर से समझ लें कि पृथ्वी तल पर किसी भी द्रव्यमान को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा, ये भी याद रखना, वह न्यूनतम ऊर्जा या वेग जिसे पाकर वो पिंड जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर चला जाए और कभी पृथ्वी तल पर वापस ना आए, तो वही ऊर्जा या वेग हमारा कहलाता है पलायन वेग कहलाता है। फिर से समझ लीजिए इस बात को। मैंने आपको बताया कि किसी पिंड को दी गई वही न्यूनतम ऊर्जा या न्यूनतम वेग जिसे पाकर कोई भी पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर चला जाए और पुनः कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वापस ना आए, इसी को हम क्या कहते हैं, उस पिंड उपग्रह की पलायन ऊर्जा या पलायन वेग कहते हैं। किसी भी उपग्रह को हम इतना ही वेग दे देते हैं कि पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चला जाता है कोई भी उपग्रह, फिर वो क्या होता है, वहीं स्पेस में क्या होता है, चक्कर लगाता रहता है, कभी दुनिया पर वापस नहीं आता है। ठीक, तो ये हमारी क्या कहलाती है, पलायन वेग कहलाता है। अब पलायन वेग के व्यंजक की बात करें तो मैं व्यंजक सिद्ध करके नहीं दिखा रहा हूँ, आता है नहीं, वहाँ आपको बता दे रहा हूँ। पलायन वेग का जो व्यंजक होता है VE = √2GRE होता है, √2GRE। मैं इसको प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूँ, फायदा है नहीं कुछ, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले नहीं। आपको बस याद रखना है पलायन वेग का, जैसे मैंने आपको कक्षीय वेग का जो व्यंजक सिद्ध करके दिखाया था, V = क्या लगाया था, √ के अंदर GRE कराया था, और कक्षीय √ के अंदर GRE कराया था, और जो हमारे पास ये कौन सा है, कक्षीय वेग का, किसका है, कक्षीय वेग का, कक्षीय वेग का, और ये क्या हमारे पास, पलायन वेग का, पलायन वेग का। इसको आप याद कर लें कि पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है V = √2GRE होता है, और कक्षीय वेग का जो व्यंजक होता है VO = √GRE होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि किसी पिंड को कितना न्यूनतम पलायन वेग दे दिया जाए जिससे कि वो क्या होता है, कक्षा को छोड़कर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर चला जाए। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड अगर किसी पिंड को पृथ्वी पर
अगर किसी पिंड को इतना वेग दे दिया जाए तो वो अपनी कक्षा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर कहाँ चला जाता है, स्पेस में चला जाता है। याद रखना, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, पृथ्वी पर अगर किसी पिंड को इतना वेग दे दिया जाए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो वो क्या करता है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर चला। अगर यही बात चंद्रमा के लिए कहते हैं तो चंद्रमा का होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये किसके लिए होता है, चंदा मामा के लिए, चंद्रमा पर होता है। और ये किसके लिए होता है, पृथ्वी पर। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा का कितना है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आप इस फॉर्मूले से आप निकाल भी सकते हैं। 2g का मान आप लगा सकते हैं 9.8 और r यही उसकी त्रिज्या लगा दें पृथ्वी की, तो आपको ये निकल जाएगा। चंदा मामा की बात करें तो चंदा मामा के लिए आप g का मान 9.8/6 लगाएं, क्योंकि आपको मैंने बता भी चुका हूँ। यहाँ पर आप समझ लीजिए, पृथ्वी पर जो द्रव्यमान होता है, पृथ्वी पर जो भार होता है, ठीक देखो चंद्रमा पर, चंद्रमा ये आप याद रखें, चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 होता है, पृथ्वी के भार पर। ठीक, जैसे सपोज दैट ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि MO मास ऑफ मून, O का मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मून, मून इजिकल टू 1/6 मास ऑफ अर्थ। जैसे अगर किसी व्यक्ति का भार जो है यहाँ पर, कहाँ पर, पृथ्वी पर 60 kg है, कितना है 60 kg है, तो चंद्रमा पर उसका भार होगा 1/6, यानी कि 6 से इसको भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 कम 6 यानी 10 kg। क्या हो जाएगा 10 kg। याद रखना इस फॉर्मूले को, मास ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ME। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि अगर किसी व्यक्ति का जो भार है वो पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर कितने kg होगा। तो चंद्रमा पर कितने kg होगा, 10 kg, 1/6 होता है। एक बात और सुने, जो मैंने आपको कक्षीय वेग पढ़ाया था, कक्षीय चाल, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, याद रख लेना, यही बहुत द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और जो आपको मैंने पलायन वेग पढ़ाया ये भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये पूछ लेता है, याद रखना, ना ही कक्षीय वेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है और ना ही हमारा कौन सा पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्योंकि भाई द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है। द्रव्यमान एक नियत राशि है, वो नहीं बदलती, चाहे चंद्रमा पर जाओ, चाहे पृथ्वी पर चले जाओ, चाहे कहाँ मंगल ग्रह पर, चाहे किसी ग्रह पर चले जाओ, द्रव्यमान नहीं बदलता। बदलता क्या है, भार। बदलता क्या है, भार, वो भी g के वजह से, क्योंकि भार W=mg होता है। भाई द्रव्यमान नहीं बदलता है, बदलता क्या है, g के मान के परिवर्तित होने के कारण हमारा भार बदलता रहता है। तो याद रखना, द्रव्यमान नहीं बदलता है, जिसके कारण पलायन वेग और कक्षीय वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कभी कभी एक छोटी सी बात पूछ लेता है कि पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए, तो पलायन वेग और कक्षीय वेग में आपको मैं संबंध बता देता हूँ। याद रखना बेटा इस बात को, कक्षीय वेग और पलायन वेग जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आपका द्रव्यमान बड़ा हो, चाहे द्रव्यमान क्या हो, छोटा हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इधर देखो बेटा, कक्षीय वेग यानी कि कक्षीय वेग में कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध, कक्षीय वेग और कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध। तो देखो बेटा, मैंने अभी आपको पलायन वेग पढ़ाया था, VE √√ के अंदर 2GRE। समीकरण नंबर इसको क्या कह देते हैं, 1। अगर इसको टुकड़ों में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, VE √2 इंटू में √GRE। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बेटा क्या, ये पलायन वेग है, पलायन वेग। फिर मैंने पढ़ाया आपको कक्षीय चाल, तो कक्षीय चाल VO √GRE। समीकरण नंबर इसको क्या कह देते हैं, 2 कह देते हैं। तो आप समीकरण नंबर 1 में देखें, GRE बराबर कितना है, VO, तो हम इसकी जगह VO लगा दें तो VE कितना हो जाएगा, √2 VO। तो ये हमारा निकल के आया कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध, यानी VE हमारे पास पलायन वेग है और √2
VO हमारे पास क्या है, कक्षीय चाल है। देखो बेटा GRE की जगह मैंने डायरेक्ट क्या लगा दिया, VO। तो आप याद रख लेना कि कक्षीय चाल और पलायन वेग में ये संबंध है। ये आपका गृह और उपग्रह वाला चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। हेड ऑपरेटर का एक चैप्टर और रह गया है, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। उसको मैं कराने के बाद आपके हेड ऑपरेटर का जो सिलेबस है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे असिस्टेंट ऑपरेटर की। तो अब बात करते हैं इसकी। जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब इंशाल्लाह क्लास कंटिन्यू होगी, क्योंकि हमें अब हमें जो है आई फ्लू हो चुका है। जब आई फ्लू हो गया तो दोबारा इंशाल्लाह अब होगा नहीं, पूरी एहतियात बरतेंगे। तो इसलिए कंटिन्यू हमारी क्लास चलती रहेगी। जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।